नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वेदांत और आप इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उसकी सीरीज़ पर देख रहे हैं। ये लेक्चर नंबर 15 है। जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में क्लियर कर दिया था कि आगे हम लोग जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, खासतौर से जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का पूरा एक पैकेज है ना, जिसको एलपीजी रिफॉर्म यानी लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन या प्राइवेटाइजेशन के नाम से पुकारा जाता है, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी होगी कि अगर हम कहते हैं कि ये जो नई आर्थिक नीति 1991 में 1991 में आरंभ की गई, तो इसके पहले पॉलिसी का क्या स्ट्रक्चर है, आखिर किस चीज़ का लिबरलाइजेशन है, किसको हम ये कहेंगे कि इस चीज़ को, इस नियम को, इस कानून को हमने लिबरल किया। एक बहुत बेसिक सवाल का खासतौर से इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है कि आखिर लिबरलाइजेशन का मतलब, तो आप शुरू होते हैं कि भाई वो डी लाइसेंसिंग हुई और ऐसा ऐसा हुआ, इसमें नहीं। बड़ी एक सामान्य सी बात आपको समझना है कि हमारा जितना भी इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर है, इसके लिए 1951 में एक एक्ट लाया गया था जिसका नाम था इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। ठीक है, और यही एक्ट 1952 में 1952 में लागू किया गया। तो जितने भी लिबरलाइजेशन वाली बातें जब की जाती हैं, तो वास्तव में औद्योगिक क्षेत्र में खासतौर से वो इसी एक्ट को ईज करने की बात की जाती है। ये एक्ट आज भी काम कर रहा है, लेकिन बस हम इसी को आसान करते हैं और उसी आसान करने वाले तरीके यानी उसी लिबरलाइजेशन के प्रोसेस में तमाम प्रकार के सुधार होते हैं। तो ये एक बेसिक बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय आज़ादी के बाद भारत का जो जितना भी औद्योगिक विकास है या जितना भी उसका नियमन है, वो वास्तव में 1951 के इंडस्ट्रीज जो डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है उसके आधार पर काम करता है। तो उसमें ही ईज किया गया है, उसमें ही वास्तव में लिबरलाइजेशन की बात की गई है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि आखिर ये एक्ट किसका परिणाम है ना, और वो जिसका भी परिणाम है, मतलब जिस भी पॉलिसी का या जिस भी तौर तरीकों का, उसका आरंभ क्या हुआ, यानी जो 1991 के सुधार हैं, आखिर इनका बैकग्राउंड क्या है। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये अभी भी उतना ही रिलेवेंट है जितना कि उस वक्त रिलेवेंट था, है ना, वो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपको बैकग्राउंड समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहां सबसे पहले ध्यान रखना है कि आज़ादी के बाद जो पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, वो 6 अप्रैल 1948 में जो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज थे उस वक्त, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने इसे प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पहले इसे प्रस्तुत किया और उन्होंने ही पहली बार, है ना, वो मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट दिया, मिश्रित अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट दिया। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जिसमें कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विचारधारा है ना, जो कैपिटलिस्ट जो मॉडल ऑफ इकोनॉमी है और जो कम्युनिस्ट मॉडल ऑफ इकोनॉमी है, इन दोनों से कुछ कुछ चीजों को हमने आपस में मिला करके और उसी की मिक्सिंग तैयार की। ये जो विचारधारा है, ये जो डेवलपमेंट है, ये मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सबसे पहले संसद के धरातल पर, है ना, जो कि स्वाभाविक है कि उस वक्त संविधान सभा के रूप में है ना, उसके धरातल पर इसे पहली बार रखा था। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, यहाँ पर रेफरेंस है, इसलिए बहुत संक्षेप में हम आपको बता दें कि आखिर जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मॉडल है ना, जिसको एडम स्मिथ ने शुरू किया था, और जो कम्युनिस्ट अर्थव्यवस्था का मॉडल है जो वास्तव में कार्ल मार्क्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, इन दोनों का बेसिक अंतर क्या है। तो हमेशा इसके लिए दो बेसिक अंतर ध्यान रखे रहिएगा। ऐसे तो बहुत डिफरेंसेस हैं, लेकिन यहाँ पर उसका संदर्भ नहीं है, तो दो चीज़ें तो हमेशा ध्यान रखिएगा। एक बात तो ये ध्यान रखना है आपको कि जो पूंजीवादी मॉडल है ना, वो मॉडल बेसिकली राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा आर्थिक गतिविधियों में, अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार के हस्तक्षेप को मना करता है, यानी अहस्तक्षेप के सिद्धांत की बात करता है। उसे कहा गया है लेजर फेयर की बात करता है। ठीक है, वो नॉन जो इंटरफेरेंस है उसकी बात करता है।
इसका मतलब हुआ कि जो पूंजीवादी मॉडल है वो किसी भी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करता, बल्कि पूरी की पूरी गतिविधियों को जो मार्केट की पावर्स हैं, है ना, जो बाजार की शक्तियां हैं, मांग और पूर्ति, उनके माध्यम से, स्वस्थ कंपटीशन के माध्यम से उसे निर्धारित होने देता है। ठीक है। दूसरी चीज ध्यान रखना है कि इसमें जब हस्तक्षेप नहीं करता बल्कि मांग और पूर्ति के आधार पर कीमतों वगैरह का निर्धारण सब होता है पूंजीवादी मॉडल में, तो स्वाभाविक है कि इसमें जो निजी लोग हैं, निजी व्यक्ति यानी जो नॉन गवर्नमेंटल, निजी, जिसको निजी क्षेत्र बोला जाता है, प्राइवेट सेक्टर बोला जाता है, इनके द्वारा ही सारी गतिविधियां अंजाम दी जाती हैं। तो इसका मतलब उसमें निजी क्षेत्र की प्रधानता होती है और राज्य किसी प्रकार का जो इंटरफेरेंस है वो नहीं करता। अब कम्युनिस्ट या मार्क्सवादी इकोनॉमी में यही दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि यहां पर राज्य का पूरा हस्तक्षेप होता है, ये पूरी तरह से टोटली इंटरफेरेंस पर आधारित होती है, और यहां पर सारी जो गतिविधियां होती हैं इसी कारण से पब्लिक सेक्टर के संरचना में होती हैं, है ना, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम होते हैं, उद्योग होते हैं। इसलिए चाहे वो प्राइसिंग हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो, ना, प्रोडक्शन हो, सब पर नियंत्रण किसका होता है? पब्लिक सेक्टर का, यानी सरकार का होता है ना। इसीलिए इसमें सब्सिडी दी जाती है, उसको कीमतों को निर्धारित कर दिया जाता है पहले से, है ना, मांग और पूर्ति को ट्विस्ट किया जाता है, बहुत सी और चीज़ें होती हैं। तो दो चीज़ें हमेशा ध्यान में रखना है आपको, एक इंटरफेरेंस को लेकर के और दूसरी उद्योगों के स्वरूप यानी पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर को लेकर के। इसी आधार पर कहा जाता है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र की नीति है वो धीरे धीरे अब क्या हो रही है? निजी क्षेत्र में तब्दील हो रही है। इसी का संदर्भ ग्लोबलाइजेशन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग संक्षेप में बात करते हैं कि जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, जिन्होंने ये मिक्स्ड इकोनॉमी दी, जिसका कहना था कि वास्तव में सरकार कुछ क्षेत्रों में हस्तक्षेप करेगी, कुछ में नहीं करेगी, कुछ उद्यम ऐसे होंगे जो सरकार के द्वारा लगाए जाएंगे और वो उसी पर वो पूरा काम करेगी, कुछ होगा जिसमें उसका नियंत्रण रहेगा और कुछ होंगे जिसमें निजी क्षेत्र पूरी तरह से स्वतंत्र रहेंगे। यही बेसिक मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि उन्होंने क्या किया, 4 तरह की जो श्रेणियां हैं उद्योग की वो बनाई, और जो 4 तरह की श्रेणियों में उन्होंने जो सबसे पहले रखा वो था गवर्नमेंट का यानी सरकारी क्षेत्र का यानी पब्लिक सेक्टर का एकाधिकार जिन उद्योगों में है, इस तरह के जैसे परमाणु ऊर्जा है ना, आज भी देखिए किसमें है? एकाधिकार, सरकार के लिए आरक्षित है ये ना। जो तेल यातायात और उससे संबंधित जो नियंत्रण है ना, शस्त्रास्त्र हैं, इन 3 चीजों को उन्होंने रखा था किसमें? सरकार के लिए। पूरी तरह से इसमें सरकार की मोनोपोली रहेगी, पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली रहेगी, प्राइवेट सेक्टर इसमें इंटर ही नहीं कर सकता। ठीक है, इसी तरह से उन्होंने 6 जो बेसिक उद्योग हैं, जो आधारभूत उद्योग होते हैं, जैसे हवाई जहाज का निर्माण है, जलयान का निर्माण है ना, लोहा है, कोयला है, इस तरह के जो बहुत ही बेसिक उद्योग होते हैं, आधारभूत उद्योग होते हैं, इस तरह के 6 उद्योगों को उन्होंने कहा कि जो लोग निजी क्षेत्र में पहले से चले आ रहे हैं, जैसे आपको मालूम है कि जो ऑयल प्रोडक्शन है इसकी जो पहली इकाई लगी थी वो स्वाभाविक है कि प्राइवेट सेक्टर में थी, है ना, या लोहा है तो वो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइवेट सेक्टर में चल रहा था। तो जितनी भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां चल रही हैं वो चलती रहेंगी, लेकिन जरूरत पड़ने पर उनका राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है। अगर सरकार को लगता है तो उसका राष्ट्रीयकरण करेगी, यानी उसका पूरा मैनेजमेंट अपने हाथों में ले लेगी। इस तरह के 6 बेसिक उद्योग उन्होंने रखे, और 18 उद्योग उन्होंने ऐसे रखे जिसमें कि यद्यपि प्राइवेट सेक्टर आएगा, पब्लिक सेक्टर भी रहेगा, प्राइवेट सेक्टर भी रहेगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर जो काम करेगा वो सरकार के नियंत्रण में काम करेगा। ठीक है, इस तरह से उन्होंने कुल मिलाकर के एक तरह से 27 जो इंडस्ट्रीज हैं इनकी रूपरेखा रखी। 3 बिल्कुल ही मोनोपोलिस्टिक, गवर्नमेंट के लिए आरक्षित ना, 6 ऐसे जिनका कि भविष्य में राष्ट्रीयकरण किया सकता है और नई इकाइयां सब सरकार खोलेंगी, और 18 उद्योग ऐसे जिसमें कि सरकार के नियंत्रण में प्राइवेट सेक्टर को यानी निजी क्षेत्र को काम करना था ना। बाकी को उन्होंने, शेष जो चौथी श्रेणी है उसमें जाके बाकी जितनी इंडस्ट्रीज हैं उनको उन्होंने छोड़ दिया था, किसके लिए? प्राइवेट सेक्टर के लिए, यानी इसमें सरकार अपनी कोई भूमिका नहीं निर्वहन करेगी, सरकार इस तरह का कोई उद्योग नहीं लगाएगी। ठीक है, इसी एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए 1951 में, जैसा हमने पहले कहा, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट लाया गया था, जो कि 1952 में लागू हुआ। ठीक है, फिर समाजवादी समाज स्थापित करने की एक संकल्पना पारित होती है संसद से, और उसके आधार पर 30 अप्रैल 1956 को प्रधानमंत्री नेहरू के द्वारा एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई गई, जो बेसिक इंडस्ट्रियल पॉलिसी कही जाती है ना, 1956 की। और उसमें उन्होंने वो जो ऊपर की 4 श्रेणियां उसको उन्होंने एक तरह से 3 श्रेणियों में बांट दिया।
और 3 श्रेणियों में उन्होंने पहली श्रेणी में रखे ऐसे 17 उद्योग जिसमें साफ साफ उन्होंने कहा कि इनका जो भी भविष्य में विकास किया जाएगा वो सब का सब सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत किया जाएगा, यानी पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत किया जाएगा। तो पब्लिक सेक्टर को उन्होंने प्रधान भूमिका दे दी, है ना। इवन जो बाद में उन्होंने दूसरी श्रेणी में 12 उद्योग रखे उसमें भी उन्होंने कहा कि इनको लगाने की जो पहल है, जो उसका इनिशिएटिव लेना है, वो भी पब्लिक सेक्टर करेगा। प्राइवेट सेक्टर बाद में उसमें शामिल हो सकते हैं या भागीदार बन सकते हैं, या फिर अगर प्राइवेट सेक्टर अगर लगाते हैं तो पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण पे काम करेंगे, है ना, उसकी पॉलिसी के आधार पर ही काम करेंगे। इसके अलावा उन्होंने बाकी को निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिया, ठीक है। तो इन्होंने, जैसे यहां पर आपको बताया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी 27 इंडस्ट्रीज की बात की थी, तो इन्होंने उठा करके इन्होंने 29 इंडस्ट्रीज को रखा, ठीक है। अब यहां पर बड़े सरलता से आप समझ सकते हैं कि 1991 में केवल इसी एक्ट के माध्यम से, ये जो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट है, इसी को सरल बनाने की कोशिश की गई और कोशिश ये की गई कि जो पब्लिक सेक्टर है उसका स्थानांतरण, उसको प्रतिस्थापित किया जा सके प्राइवेट सेक्टर से। जैसे फर्ज करिए कि ये एक पूरी इकोनॉमी है, इस पूरी इकोनॉमी में जो पहले से चला आ रहा था, है ना, वो कुछ इस तरह था कि ये सारा का सारा क्या है, पब्लिक सेक्टर, और इतना सा था प्राइवेट सेक्टर। ये प्राइवेट सेक्टर हो गया और ये हो गया पूरा पूरा पब्लिक सेक्टर, ठीक है। लिबरलाइजेशन का मतलब सिर्फ ये हुआ, या प्राइवेटाइजेशन का मतलब सिर्फ ये हुआ कि ये जो गति मिली हुई थी पब्लिक सेक्टर की, और ये इतना छोटा सा हिस्सा था, ठीक है, ये क्या होगा कि हम इसको धीरे धीरे मिटाते जाएंगे और इसका स्थान कौन लेता जाएगा, इसका स्थान निजी क्षेत्र लेता चला जाएगा। जितना ये चलता चला जाएगा उतना ही ये निजीकरण की प्रवृत्ति होती चली जाएगी और इधर पब्लिक सेक्टर सिकुड़ता चला जाएगा, ठीक है। अब ये पब्लिक सेक्टर इतना बचता रहेगा। ये है बेसिक, इसी को कहा जाता है लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन 1991 का, है ना। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये दोनों मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब कि दोनों आपस में जुड़ करके काम कर रहे हैं, है ना, दोनों इकोनॉमी के विकास में दोनों योगदान कर रहे हैं और एक का स्थान दूसरा स्थान लेता चला जा रहा है। पहले पब्लिक सेक्टर की भूमिका ज़्यादा थी, अब पब्लिक सेक्टर की भूमिका को लगातार सीमित करते जा रहे हैं और उसकी जगह पर प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाते चले जा रहे हैं। यही है लिबरलाइजेशन और यही है प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। और इसका बेसिक क्या है, ये एक्ट 1951 का। अब 2-3 चीजें आपको और अपने दिमाग पर रखनी है। पहली बात ये ध्यान रखना है कि ये जो दो हमने आपको पॉलिसी बताई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इसके अलावा एक तीसरी पॉलिसी भी लाई गई जो जनता पार्टी सरकार ने 1977 में लाई थी। उस वक्त जो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी वाणिज्य और उद्योग मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस, उन्होंने एक थोड़ी सी लिबरल पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी और उन्होंने ही पहली बार ऐसा किया था कि एक कमेटी बनी थी सुविमल दत्त के नेतृत्व में। तो सुविमल दत्त के नेतृत्व की जो कमेटी थी 1967 में, उसकी रिपोर्ट आई थी 1969 में। उसके आधार पर उन्होंने 2 चीज़ों का कॉन्सेप्ट दिया था। एक दिया था जिला उद्योग केंद्र, जो आज भी मिलते हैं आपको, जिला उद्योग केंद्र, और दूसरा ज्वाइंट सेक्टर, है ना, संयुक्त उद्यम। ये 2 कॉन्सेप्ट उन्होंने दिए थे। इन दोनों कॉन्सेप्ट को लागू करने का जो विचार है, निर्णय है, वो जॉर्ज फर्नांडिस ने 1977 की पॉलिसी में लिया था, लेकिन चूंकि जल्दी ही वो सरकार गिर गई इसलिए वो वास्तव में इंप्लीमेंट नहीं हो पाई और जिला उद्योग केंद्रों की जो स्थापना है वो 1983 में हो पाई। जिला उद्योग केंद्र वास्तव में ये करते हैं कि स्थानीय लेवल पर, जिला लेवल पर जो उद्योग होते हैं उनको वो फैसिलिटेट करते हैं, उनको तमाम प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो एक जगह उपलब्ध करा देते हैं, ठीक है। तो यही जिला उद्योग केंद्र अभी भी हैं और इन्हीं के आधार पर अभी जब आपने देखा होगा कि कोविड-19 को लेकर के जो ये 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, तो उसमें वित्त मंत्री ने इन्हीं जिला उद्योग केंद्रों को और स्ट्रेंथन करके और मजबूत करके कोशिश की है कि जो लघु उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, जो छोटे छोटे इनकी परिभाषाएं हम आपको बताएंगे बहुत जल्दी ही। तो जो भी ये छोटे छोटे उद्योग हैं इनको कैसे डेवलप किया जाए जिले स्तर पर, कैसे इनकी ब्रांडिंग की जाए, है ना, कैसे आखिर लोकल को वोकल बना करके ग्लोबल बनाया जाए, ये सब जिला उद्योग केंद्र की जो भूमिका है वो बहुत बढ़ गई है। इसकी स्थापना कब हुई? 1983 में, लेकिन इसका विचार कब आया? इसको जॉर्ज फर्नांडिस ने 1977 में दिया, जबकि ये वास्तव में दत्ता कमेटी की रिकमेंडेशन थी, है ना। दूसरी बात यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो अभी हमने कहा था ज्वाइंट सेक्टर का मतलब होता है कि एक ही उद्योग में जब एक ही जो प्रोजेक्ट है उसमें अगर दोनों मिलकर के काम करें, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, तब तो वो ज्वाइंट
उद्यम हो जाता है ना, यानी उस एक तरह से जॉइंट इंटरप्राइजेस हो जाता है, जॉइंट बन जाता है। और जब अलग अलग करते हैं तो वो क्या बन जाती है, मिक्स्ड इकोनॉमी बन जाती है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी और जॉइंट सेक्टर का जो अंतर है वो भी ध्यान रखे रहिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि लिबरलाइजेशन जो है या प्राइवेटाइजेशन कोई नई चीज नहीं है। इसकी जो शुरुआत है वो काफी पहले से हो चुकी थी, क्योंकि 1951 का एक्ट इतना ज्यादा कड़ा था कि उस पर विचार करने के लिए सबसे पहले R.K. हजारी की कमेटी बनाई गई थी 1965 में, और इसने सबसे पहले लाइसेंसिंग व्यवस्था को लेकर के रिव्यू करना शुरू किया। और इनकी जो रिपोर्ट आई थी 1967 में, उसी पर सुविमल दत्त की एक रिव्यू कमेटी बनाई गई थी, और उस रिव्यू कमेटी ने जो लाइसेंसिंग व्यवस्था उस वक्त चल रही थी उसकी उन्होंने निंदा की थी और कहा था कि ये वास्तव में इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं, बल्कि जो बड़े घराने हैं, औद्योगिक घराने हैं, सिर्फ उन्हीं को फायदा देती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो 1991 में हमने बाद में डिलाइसेंसिंग की, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं 1965 के रिव्यू से शुरू हो जाती है, और वो रिव्यू अल्टीमेटली 67 तक एक फाइनल आता है। दूसरी एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, वो ये कि 1964 में एक केसी दास गुप्ता कमेटी बनाई गई थी, और इस कमेटी ने जो उद्योगों में एक बाजार पर एकाधिकार करने की प्रवृत्ति होती है ना, कि पता चला कि कोई एक प्रोडक्ट है वो एक ही कंपनी बना रही है हर जगह, तो उस पर उसका एकाधिकार हो जाता है। जब एकाधिकार हो जाता है तो कंपटीशन नहीं हो पाता आपस में, तो वो जो चाहते हैं उस प्रकार का प्रोडक्ट देते हैं, जितनी चाहते हैं उतनी कीमत रखते हैं, तो इससे उपभोक्ताओं को नुकसान होता है। तो इस प्रकार की जो प्रवृत्ति पनप रही थी है ना उस वक्त 60s में, उसको ठीक करने के लिए 1964 में एक केसी दास गुप्ता की कमेटी बनाई गई थी, और इन्होंने जो रिकमेंडेशन दी थी उसी रिकमेंडेशन के आधार पर है ना 1969 में MRTP एक्ट बनाया गया था। ठीक है, MRTP एक्ट 1969 में बनाया गया था, ये ध्यान रखिएगा। मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस है ना, जो एकाधिकारी प्रवृत्ति है उसको प्रतिबंधित करने का जो एक अधिनियम है 1969 में बनाया गया था, और ये अंतिम रूप से 1970 में लागू हो गया था। ठीक है, 1991 की जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, तो इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में इस MRTP है ना एक्ट को ही एक प्रकार से निष्प्रभावी कर दिया गया था। और इसका क्या किया जाए है ना, इस बात के लिए BS राघवन कमेटी 1999 में बनाई गई, और BS राघवन कमेटी जो बनाई गई थी, बल्कि ये कहीं कमेटी नहीं थी, ये आयोग था है ना, ये कंपटीशन पॉलिसी एंड लॉ कमीशन था ना, तो कंपटीशन पॉलिसी एंड लॉ कमीशन बनाया गया था। इस कमीशन ने अपनी जो रिपोर्ट है वो 2000 में दी, और 2000 में जो रिपोर्ट दी, इसी के आधार पर यह किया गया कि अब सरकार का काम एकाधिकार की प्रवृत्ति को रोकने की जगह पर प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना होना चाहिए। ठीक है ना, और इसी कारण से जो कंपटीशन है ना, जो एक कंपटीशन कमीशन है ना ऑफ इंडिया करके, यानी CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया करके, ये एक्ट 2002 में पारित किया गया, और अंतिम रूप से इसका गठन 2003 में किया गया। ठीक है, तो अब जो MRTP है ना, ये पूरी तरह से समाप्त हो गया। इसका स्थान किसने ले लिया, अब इसका स्थान ले लिया है CCI ने, है ना, यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ले लिया है। इसका काम क्या है, इसका काम एकाधिकारी प्रवृत्ति को रोकना नहीं है ना, बल्कि आपस में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है। ये चीज ध्यान रखें, तो ये लिबरलाइजेशन के अंतर्गत चली जाएगी। ठीक है, ठीक इसी तरह की एक चीज और हुई है, वो ये कि 1973 में विदेशी जो मुद्रा है इसके नियमन के लिए एक कानून था, फेरा। ठीक है, इसको भी अल्टीमेटली लॉ कमीशन की एक रिकमेंडेशन के आधार पर इसको बना दिया गया फेमा। ठीक है, तो अब हम लोग फेरा और फेमा की बात अगले लेक्चर में करेंगे, तब आपको और स्पष्ट हो जाएगा कि जो लिबरलाइजेशन है और ग्लोबलाइजेशन है ये किस तरह से 1991 में काम आया। चलते चलते एक अंतिम बात, जैसे आपने देखा कि 1948 और 1956 और 1977 की पॉलिसीज क्रमशः पब्लिक सेक्टर के स्थान पर धीरे धीरे जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी तरफ झुकाव रखने वाली हुई ना, डिसेंट्रलाइजेशन वाली हुई, क्षेत्रीय इकोनॉमी या जो फेडरल इकोनॉमी है इसकी बात होने लगी। तो इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है कि लगातार जो श्रेणियां थी उद्योग की, वो क्या थी, एक श्रेणी थी बिल्कुल ही सरकार के लिए रिजर्व यानी आरक्षित है ना, और दूसरी थी नियंत्रित। ठीक है ना, जिसमें आप कह सकते हैं कि उसमें सरकार अकेले ही काम नहीं करेगी, उसमें प्राइवेट सेक्टर भी काम करेगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, सरकार के नियंत्रण में काम करेगा।
और एक तो आरक्षित यानी एकदम रिजर्व कि सरकार ही उद्योग लगाएगी और कोई इसमें उद्योग नहीं लगाएगा। ठीक है, ये दो श्रेणियां तो लगातार आप देख ही रहे हैं, 1956 से चली आ रही हैं, 48 में भी कहीं ना कहीं था, 1991 में भी, 1991 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में भी जो आरक्षित उद्योगों की श्रेणी थी, ये वास्तव में इसमें 8 उद्योग रखे गए थे। ठीक है, और इसमें जो नियंत्रित थी, जिसमें कि लाइसेंस देकर के सरकार नियंत्रण करती है, और इस प्रकार के जो उद्योग थे इनकी संख्या उस वक्त 18 थी। ठीक है, लेकिन वर्तमान में ध्यान रखना है आपको कि इसको और धीरे धीरे लिबरल करते हुए, छूट देते हुए, इसमें और ज्यादा इसका उदारीकरण करते हुए और निजीकरण को बढ़ावा देते हुए इस 8 उद्योगों में जो रिजर्व टाइप के हैं इनकी संख्या अब केवल 2 बची है। 2 उद्योग, केवल एक परमाणु ऊर्जा, दूसरा रेल यातायात ना, जो रेल परिवहन है, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन और न्यूक्लियर एनर्जी, इन दोनों उद्योगों को छोड़कर के बाकी अब सरकार के लिए कोई भी आरक्षित उद्योग नहीं बचा है, कोई भी रिजर्व उद्योग नहीं बचा हुआ है, सबको उन्होंने निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया है। और दूसरा, जो लाइसेंसिंग के आधार पर सरकार नियंत्रित करती थी 18 उद्योगों को 1991 में, उसकी पॉलिसी में, इनकी संख्या धीरे धीरे कम होते हुए पहुंच गई है 5 उद्योगों तक। केवल 5 उद्योग ऐसे हैं जिसके लिए कि अब लाइसेंस की जरूरत होती है, जिसमें जो अल्कोहल है ना, जो विस्फोटक हैं, जो इस प्रकार के खतरनाक रसायन हैं, है ना, तंबाकू या उसके जो उत्पाद हैं ना, इस तरह के सिर्फ 5 उद्योग बचे हुए हैं, है ना, जिन 5 उद्योगों को छोड़ करके बाकी अब किसी के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है, और 2 उद्योगों को छोड़ करके कोई भी ऐसे उद्योग नहीं है, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो कि सरकार ने निजी क्षेत्र के लिए ना खोल दिया हो। ठीक है ना, तो ये जो लिबरलाइजेशन है, इसको बनाने के लिए आखिर किस तरह से उन्होंने फेरा और फेमा को करके विदेशी निवेश को आमंत्रित किया, इस पर हम लोग बात करेंगे कल। तो अगर आपको ये सब समझ में आ रहा है ना, तो इसको रिवाइज करते चलिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो निश्चित रूप से आप कमेंट करिए, या आप हमसे बात करके, और जो भी आप कहिए उस टॉपिक को हम और ज़्यादा क्लियर कर दें ना, और इसको आप शेयर करते रहिए, बढ़ाते रहिए। हमारा आपका जो संबंध है वो बनता रहे। स्वाभाविक है कि शिक्षा बांटने से बढ़ती है। थैंक यू।